जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सविदी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे करेंटली तुम्हें साइकोलॉजी प्लस सोशियोलॉजी के कंटेंट्स मिल रहे हैं ऑफ क्लास 11 एंड क्लास 12, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सेल्फ एंड पर्सनालिटी ऑफ क्लास 12 साइकोलॉजी के चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने वाले हैं। दिस इज योर रैपिड रिवीजन सीरीज। ओके, सो अगर तुम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर का रैपिड रिवीजन अब तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। प्लेलिस्ट में तुम्हें प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएगा नीचे, ओके, या फिर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हो, whichever you find it easy. So let's complete our today's discussion in 20 minutes. Okay, थोड़ा सा चैलेंजिंग है बट नॉट सो हार्ड। तुम्हें क्लास में एक्टिव रहना है एंड जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्लियर एवरीवन? ओके, जब हम बात करते हैं सेल्फ एंड पर्सनालिटी की तो सबसे पहले मैं बता दूं, सेल्फ मतलब होता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या पसंद है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं एज अ होल जैसी हूँ, मेरे लाइक्स डिसलाइक्स, मेरे पसंद नापसंद, ये सभी मेरे सेल्फ के अंदर आता है। ओके, एंड जब मैं बात करती हूँ पर्सनालिटी की तो पर्सनालिटी मतलब मेरे अंदर क्या चीजें हैं जो तुम्हें दिखती हैं। जैसे तुम्हें दिखेगा कि मैं चैनल पे कंसिस्टेंटली वर्क कर रही हूँ, राइट? सो यू कैन से दैट मैं कंसिस्टेंट हूँ, मेरा डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, राइट? सो वट एवर यू सी इन मी, जो कि मेरे अंदर स्टेबल क्वालिटीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज माई पर्सनैलिटी। ओके, एंड सेल्फ इज वॉट आई एम नेचुरली। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज सेल्फ एंड दिस इज पर्सनालिटी। अब सेल्फ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद पर्सनालिटी की कुछ चीजों के बारे में रिविजन करेंगे। सेल्फ की बात करें तो सेल्फ क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया। सेल्फ के अंदर कुछ काइंड ऑफ सेल्फ होता है, जैसे कि मैं बायोलॉजिकली कैसी हूँ, जेनेटिकली कैसी हूँ, तो दैट इज माई बायोलॉजिकल सेल्फ। सोशली मैं कैसी हूँ, मेरे सोशल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, मैं इंटरेक्ट कैसे करती हूँ सबसे, दैट इज माई सोशल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ मतलब मैं पर्सनली कैसी हूँ, मेरे पर्सनल चॉइसेस वैल्यूज क्या है एक्सेट्रा, दैट इज माई पर्सनल सेल्फ। सेल्फ एज सब्जेक्ट इन वेरी शॉर्ट आई विल से, सेल्फ एज सब्जेक्ट मतलब मैं कैसी हूँ, मेरी थिंकिंग, मतलब एज अ होल मैं अपने आप को कैसे समझती हूँ, दैट इज माई सेल्फ एज सब्जेक्ट। सेल्फ एज ऑब्जेक्ट मतलब तुम्हारे हिसाब से मैं कैसी दिखती हूँ। लाइक फॉर इंस्टेंस मैं अभी खुश हूँ, राइट? फॉर मी आई एम वेरी हैप्पी। फॉर यू व्हाट डू यू थिंक दैट आई एम आई हैप्पी और आई एम सैड, दैट इज योर सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन? इन वेरी शॉर्ट। कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ की बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब मैं अपने बारे में क्या चीजें सोच के रखी हूँ, हाउ आई परसीव माई सेल्फ, right? It can be positive, it can be negative. For example, it can be that मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं determined हूँ, मेरे अंदर consistency है, मैं hard working हूँ, so this is my self concept, what I believe about myself, right? It can be negative also. Next अगर हम बात करें कुछ cognitive aspect की ही, तो सबसे पहले आता है self या यू को सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ चीजें आती हैं। जैसे फर्स्ट होता है हमारा सेल्फ एस्टीम, मैं अपने आप को किस तरीके से जज करती हूँ। आई एम गुड, आई कैन डू माई होमवर्क, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। इफ आई से आई कैन डू एवरीथिंग, दैट मीन्स कि मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत हाई है, राइट? सो हाउ मच आई वैल्यू माई सेल्फ, दैट इज सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एफिकेसी मतलब कि मैं जो भी मेरे लाइफ में हो रहा है, क्या मैं उसे कंट्रोल कर रही हूँ या फिर मेरी डेस्टिनी उसे कंट्रोल कर रही है, दैट इज योर सेल्फ, दैट शोज योर सेल्फ एफिकेसी। ओके, सेल्फ रेगुलेशन मतलब तुम अपने आप को कैसे रेगुलेट करते हो, अपने बिहेवियर्स को कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं। तो अगर तुम्हें अपना बिहेवियर कंट्रोल करना है तो सबसे पहले अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करो, फिर धीरे धीरे अपने आप को इंस्ट्रक्ट करो, एंड साथ में अगर तुम अपने काम को कंप्लीट कर रहे हो तो देन यू डू रीइंफोर्समेंट, मतलब अपने आप को रिवॉर्ड्स दो। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट है हमारा लास्ट टॉपिक अबाउट सेल्फ इज दैट कल्चर एंड सेल्फ। वेस्टर्न कल्चर में हम देखते हैं कि हमारा जो सेल्फ है, हम अपने आप को अपने कल्चर से अलग रखते हैं। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स की लाइफ अलग होती है एंड वो अपने कल्चर से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं, वेराज इंडियन कल्चर में ऐसा नहीं है। इंडियन कल्चर में हमारी बाउंड्रीज होती हैं विद आवर कल्चर एंड विद अस, कल्चर एंड हमारे बीच में बाउंड्रीज होती हैं, बट एक फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ बाउंड्रीज होती हैं। जब भी हमें हम अपने कल्चर के साथ हार्मोनी में रहते हैं, हम बहुत ज्यादा अलग नहीं रहते हैं अपने कल्चर से, अपने परिवार के साथ, अपने एनवायरनमेंट के साथ बहुत ज्यादा घुलते मिलते हैं। तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन इंडियन कल्चर एंड डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कल्चर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने बता दिया पर्सनैलिटी क्या होती है, वो चीजें जो तुम्हें मेरे अंदर कंसिस्टेंट दिखाई दे, स्टेबल दिखाई दे, मेरी स्टेबल फीलिंग्स, मेरे स्टेबल बिहेवियर्स एक्सेट्रा, राइट? अब यहाँ पे आता है टाइप अप्रोच एंड मतलब बिहेवियर को स्टडी करने के लिए काफी सारे अप्रोचेस आए हैं। एक है तुम्हारा टाइप अप्रोच, एक है तुम्हारा ट्रेट अप्रोच, एक है तुम्हारा कल्चरल अप्रोच, एक है तुम्हारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये सारे अप्रोचेस को इन शॉर्ट स्टडी करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा टाइप अप्रोच, जिसमें सब कुछ तुम रीड कर सकते हो, जैसे हिपोक्रेट्स ने दिए थे, चरक संहिता, त्रिगुणाज, ये तुम्हें मैंने डिटेल में पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट क्या है, शील्डन ने बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट के बेसिस पे बताया है कि इंडिविजुअल्स जो है उनका पर्सनैलिटी होता है
एंडोमॉर्फिक मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, सोशिएबल होते हैं, थोड़े से फैट टाइप के होते हैं, तो दे आर बहुत ज्यादा सोशिएबल एंड ऑल, सो दिस पर्सन वी कैन से इज एंडोमॉर्फिक। मेसोमॉर्फिक मतलब जो बेसिकली मस्कुलर टाइप के लोग होते हैं, मस्क्यूलर टाइप के लोग, दीज पीपल आर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एंड करेजियस। एंड एक्टोमॉर्फिक मतलब थोड़े बहुत थिन पतले टाइप के लोग जो होते हैं ना, इनके हिसाब से बॉडी बिल्ड के हिसाब से उन्होंने बताया, तो जो लोग बहुत थिन टाइप के हैं वो ब्रेनी होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा, कार्ल यूंग ने बताया था अबाउट इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट्स। इन्होंने बताया था कि कुछ इंडिविजुअल्स इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स एक्सट्रोवर्ट होते हैं, राइट। वी ऑल नो इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट क्या होता है। फ्रेडमैन एंड रोजनमैन ने बताया था कि एक होता है टाइप ए वाली पर्सनालिटी, जो कि बहुत ज्यादा ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मुझे भी करना है, वो भी करना है, बहुत हाइपर एक्टिव टाइप के होते हैं, या हाइपर टेंशन होने की प्रॉब्लम होती है, ब्लड बीपी बहुत हाई रहने के चांसेस होते हैं। टाइप बी वो पर्सन होता है जो अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा, मतलब उन्हें वो बहुत ज्यादा आलसी होते हैं, ठीक है। यू कैन से जो भी होता है रिवर्स ऑफ टाइप ए इज व्हाट नोन एज योर टाइप बी। टाइप सी में हम देखते हैं कि ऐसे लोग को कैंसर होने के चांसेस होते हैं। ये लोग जो है वो अपने इमोशंस को दबा के रखते हैं, सप्रेस करके रखते हैं। टाइप डी वाले लोग जो हैं उनको डिप्रेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, दैट्स इट इज रिटन अबाउट टाइप सी एंड टाइप डी। ओके, ये सारा जो भी है इस चार्ट को एक बार गो थ्रू करोगे, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, नेक्स्ट इज योर ट्रेट अप्रोच। टाइप अप्रोच मतलब कि कुछ इंडिविजुअल्स के टाइप बना दिए हैं कि ऐसे लोग इस टाइप में जाएंगे, ऐसे लोग उस टाइप में जाएंगे। ट्रेट अप्रोच इज ऑल अबाउट जहां पे हम पर्सनालिटी को समझ रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, जहां पे सबसे पहला है तुम्हारा गॉर्डन एल्पॉट का ट्रेट थ्योरी, जिसमें उन्होंने बताया कि कुछ होते हैं हमारे कार्डिनल ट्रेट्स जो कि हम जिसके आसपास हमारा लाइफ रिवॉल्व करता है। जैसे महात्मा गांधी का लाइफ रिवॉल्व किया अराउंड द नॉन वायलेंस। सेंट्रल ट्रेट्स मतलब कुछ ऐसे ट्रेट्स जो लाइफ में थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑनेस्टी हो गया, कुछ वैल्यूज जो कि हम फॉलो करें, राइट। सेकेंडरी ट्रेट्स मतलब ऐसे ट्रेट्स जो चेंज होने के चांसेस होते हैं, जैसे आज मुझे चॉकलेट पसंद है, कल मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मुझे पसंद है कुछ स्टेबल टाइम के लिए, लेकिन वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। कार्टल ने पर्सनैलिटी फैक्टर दिया था 16 PF, जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा आइसेंक्स की थ्योरी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि एक इंडिविजुअल के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि मतलब कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो न्यूरोटिसिज्म होता है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल होते हैं, एंड कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं इमोशनली बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स बनाएंगे, तो कुछ इंट्रोवर्ट होंगे जो बहुत खुल के बात नहीं करते हैं, राइट, अपने आप मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के रहते हैं। एक होते हैं साइकोटिसिज्म और एक होता है सोशिएबल। साइकोटिसिज्म मतलब बहुत ज्यादा तुम्हारी बुक में डिफाइन नहीं किया हुआ, इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे लोग जो है वो बहुत ज्यादा बात नहीं करना पसंद करते हैं, बंद रहते हैं। सोशिएबिलिटी मतलब इट कैन बी दैट यू आर सो मच यू टॉक टू मेनी people, you make many friends, etc. Next is psychodynamic approach, most important, ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो, most important है, जिसके अंदर सबसे पहले आता है, इसका नाम तुम्हें याद रखना है, फ्रूड ने इसे दिया था साइकोडायनेमिक अप्रोच को। ओके, सिगमंड फ्रूड या डॉक्टर सिगमंड फ्रूड। यहाँ पे हम देखते हैं लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जहाँ पे एक होता है कॉन्शियस, जहाँ पे मैं अभी कॉन्शियस हूँ, तो मुझसे जो भी पूछोगे मुझे, मैं अभी जो फील कर रही हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं बता सकती हूँ। प्री कॉन्शियस मतलब अगर मैं थोड़ा ध्यान दूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि मैं मेरे अंदर अभी क्या चल रहा है, लाइक कॉन्शियस में मैं अभी पढ़ा रही हूँ। प्री कॉन्शियस मतलब अभी मैं सोचूं तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा माइंड कहाँ घूम रहा है, राइट। अनकॉन्शियस मतलब मेरे अंदर, मेरे सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है, जो कि मुझे नहीं पता होता है, जनरली किसी को भी नहीं पता होता है। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में आता है एक ईद, मुझे लैपटॉप चाहिए, हमेशा डिमांड करता रहता है, ये इट वर्क्स ऑन यू कैन से प्लेजर प्रिंसिपल, यू हैव रेड दैट, राइट। ईगो मतलब ईगो सबसे पहले काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे, एंड वो बताता है, जैसे वो बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। ईगो ने बोला कि मुझे लैपटॉप चाहिए, तो ईगो बताएगा रियलिटी कि तुम्हारे पास पैसे कितने हैं। और सुपर ईगो क्या होता है, सुपर ईगो इज व्हाट, इट वर्क्स ऑन मॉरल प्रिंसिपल, ठीक है, एंड ये तुम्हें बताएगा कि अगर लैपटॉप चाहिए तो तुम्हें क्या जरूरत है लैपटॉप की, दैट सुपर ईगो विल क्वेश्चन, ठीक है। तो हमारे अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। नेक्स्ट है हमारे स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओरल मतलब ये हम जब छोटे होते हैं तो हम ओरल मतलब अपने माउथ के थ्रू प्लेजर ले रहे होते हैं, फिर एनर एरिया से हमारे प्लेजर्स आफ्टर सम टाइम हम लोग लेना चालू करते हैं। फैलिक स्टेज मतलब हम क्या कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, हम जान रहे होते हैं कि जेंडर भी होता है, आई एम मेल, आई एम फीमेल, वी गेट टू नो अबाउट इन द फैलिक स्टेज। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स जो कि
बॉयज को होता है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो कि गर्ल्स को होता है। वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। लैटेंसी स्टेज ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं, डेवलप कर रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। जेनिटल स्टेज मतलब हम प्यूबर्टी तक पहुंच जाते हैं, हम अपने ऑपोजिट सेक्स वाले लोगों से डील करना शुरू करते हैं, राइट। सो दैट इज योर जेनिटल स्टेज, यहाँ पे we understand about relationships also. Clear everyone? Next is your post Freudian approaches. मतलब क्योंकि फ्रूड ने all बताया था, फ्रूड ने mainly discuss किया था about aggression and sexuality, right? So कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फ्रूड के बाद आए और उन्होंने स्टडी की एंड अपने अपने चीजें बताई, जैसे कि everything is not about aggression and all. There are some other things. So these people are the one. ये बहुत ज्यादा मैं डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, but you can read CVT के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम्हें याद रखना होगा कि कार्ल युंग ने किस चीज के बारे में बताया था, कैरन हॉर्ने ने ऑप्टिमिज्म के बारे में क्या बताया था, तो किसने क्या बताया था, दैट इज इंपॉर्टेंट। रीअरेंजमेंट या मैच द कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं। ईगो डिफेंस में एक होता है रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब हम लोगों ने पढ़ा था, इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे हम अपने इमोशंस को दबा देते हैं एंड हम भूल जाते हैं कि हम कैसा फील कर रहे थे, हम उदास थे, राइट। हम भूल जाते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं उसे। प्रोजेक्शन मतलब मैं अभी गुस्से में हूँ लेकिन तुम मेरे सामने आए तो मुझे लग रहा है कि तुम गुस्से हो, मैं बोल रही हूँ कि तुम क्यों गुस्सा कर रहे हो मुझ पे, बट एक्चुअल में मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो मैं अपने फीलिंग्स को तुम पे अलॉट कर दे रही हूँ, राइट। डिनाइल मतलब कुछ सच्चाई है जिसे मैं मानना नहीं चाह रही हूँ, मैं डिनाई कर रही हूँ। रिएक्शन फॉर्मेशन की बात करें, सो इट इज ऑल अबाउट जहाँ पे मैं करना कुछ और चाहती हूँ पर मैं कर कुछ और रही हूँ। अभी मुझे जाके रील चलाना है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर मैं पढ़ा रही हूँ, राइट। सो एक एग्जाम्पल हो गया ये। नेक्स्ट हो गया रैशनलाइजेशन, जहाँ पे हम उल्टी फुल्टी मतलब काइंड ऑफ अनरीजनेबल चीजें हम करते हैं। जैसे मेरे हिसाब से मैंने इस पेन से एग्जाम में लिखा था तो मैं फेल हो गई, या मेरे कम मार्क्स आ गए तो मैं दूसरा पेन से लिखूंगी तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। सो दिस इज योर रैशनलाइजेशन। नेक्स्ट इज योर अदर पर्सनैलिटी अप्रोचेस, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अभी तक टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच, विच इज यूज टू स्टडी द पर्सनालिटी। और भी कुछ अप्रोचेस होते हैं जैसे बिहेवियरल अप्रोच, जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, बिहेवियर्स को देख रहे होते हैं कि बिहेवियर के हिसाब से हम बताते हैं कि पर्सनालिटी इंसान की कैसी है। कल्चरल अप्रोच मतलब हम देखते हैं कि कल्चर का क्या रोल होता है इन दी फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी। ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल में दो चीजें हैं। एक है हमारे कार्ल रॉजर, जिन्होंने बताया है कि लाइफ में हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं। मतलब हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो हमारे कुछ गोल्स होते हैं, कुछ मोटिव्स होते हैं, राइट। बिहेवियर हमेशा हम जो भी कर रहे होते हैं वो गोल डायरेक्टेड होता है, वर्थ वाइल होता है। ऑल्सो इन्होंने बताया था कि एक होता है हमारा आइडियल सेल्फ, एक होता है हमारा रियल सेल्फ। रियल सेल्फ मीन्स मैं कैसी हूँ एंड आइडियल सेल्फ मैं कैसा बनना चाहती हूँ, राइट। एंड इन्होंने क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी बताई थी, राइट। वी हैव रेड इन डिटेल अबाउट क्लाइंट सेंटर थेरेपी। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में बताया था जो मैंने अभी भी बता दिया। अब्राहम मैस्लो हैं, इन्होंने बताया था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम क्या है। हम लोगों ने डिटेल में क्लास 11 में पढ़ा था अबाउट अब्राहम मैस्लो, उनके पिरामिड के बारे में। सो उनके पिरामिड में कुछ चीजें हैं, वी हैव ऑलरेडी रेड। सो अगर तुम सेल्फ एस्टीम तक पहुंच जाते हो, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेते हो, तो तुम्हारी लाइफ, तुम एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल हो। सो दीज थिंग्स वी, एंड इन सभी चीजों में जैसे तुम्हारी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हुई है या फिर तुम अपने आइडियल सेल्फ जैसे नहीं बन पा रहे हो, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो ये सारी चीजें डिसाइड करते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी होगी। दैट वी स्टडी इन डिटेल in the humanistic approach. Clear everyone? Assessment of personality के अंदर हम दो चीजें पढ़ेंगे, self report and your projective technique. सेल्फ रिपोर्ट मतलब मैं खुद बता रही होती हूँ कि मेरे इंटरेस्ट क्या है, वैल्यूज क्या है। क्लियर एवरीवन? इसके ड्रॉबैक्स भी हम पढ़ेंगे, पर सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है इसके अंदर MMPI, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ 567 स्टेटमेंट्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस होता है, हमें आंसर करना होता है। अगर हम आंसर कर देते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि हमें कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है या फिर हमारा पर्सनैलिटी एज अ होल कैसा है, ये चीजें हमें पता चलती हैं। ओके। EPQ क्या है? इसका फुल फॉर्म है आइसेंस पर्सनालिटी क्वेश्चनर। ये क्वेश्चनर है जहाँ पे हम आंसर करने के बाद देखते हैं कि एक इंडिविजुअल एक्सट्रोवर्ट है या फिर इंट्रोवर्ट है, न्यूरोटिक है या फिर स्टेबल है, एक्सेट्रा। सो पर्सनालिटी के ट्रेट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स के बारे में बताता है ये। क्लियर एवरीवन? 16 PF ये दिया था हमारे रेमंड कैटल ने, एंड इसमें होते हैं 16 सोर्सेज ऑफ ट्रेट्स ऑफ पर्सनालिटी। एंड इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है अबाउट पर्सनालिटी। ऑल्सो हम इसके बेसिस पे हम काउंसलिंग वगैरह भी करते हैं इंडिविजुअल्स के। ओके। क्लियर एवरीवन? इसके ड्रॉबैक्स क्या है? सबसे पहले तो हम जब इन सभी सेल्फ रिपोर्ट का आंसर कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, यस यस भर देते हैं, राइट। दैट इज योर एक्वेजेंस।
ओके। एंड सोशल डिजायरेबिलिटी मतलब कि हम एक्चुअल में, मुझे क्वेश्चन मिला कि अगर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट काम तुम करने जा रहे थे एंड तुमने देखा कि रोड पर एक्सीडेंट है, रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है, ओके तो तुम क्या करोगे? तुम उसकी हेल्प करोगे जिसका एक्सीडेंट हुआ है, या फिर तुम अपने ऑफिस में काम करने के लिए जाओगे या इंटरव्यू के लिए जाओगे? तो हो सकता है कि मैं अपने इंटरव्यू के लिए जाती, पर मैं सोशली डिजायर्ड वे में बता रही हूँ कि नहीं, मैं अपना इंटरव्यू छोड़ के मैं उसकी हेल्प करती। सो यू नो, सोशली डिजायर्ड वे में मैं आंसर कर रही हूँ, तो दैट इज व्हाट नोन एज योर सोशल डिजायरेबिलिटी। एंड एक्विजिशन मीन्स ability to say yes or true only. दिस टू इज द ड्रॉबैक। नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्टिव टेक्निक, क्योंकि ड्रॉबैक क्या है कि हम अपने एक्चुअल सेल्फ को नहीं बता पाते हैं एक्सेट्रा, राइट? डायरेक्टली हम कंफर्टेबल नहीं होते टू शेयर अबाउट हाउ वी आर। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एक ऐसी टेक्निक्स होती है जहाँ पे हम इनडायरेक्टली अपने पर्सनैलिटी के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे एक होता है रॉर्शकैक इंक ब्लॉक टेस्ट, जहाँ पे एक काइंड ऑफ पेपर होता है, उसको फोल्ड किया जाता है, राइट? इंक ब्लॉक्स होते हैं एंड उस पेपर को देख के, एक पेपर है जिसमें तुमने वाटर कलर छिड़क दिया एंड उसको फोल्ड कर दिया, अब उसमें अजीब सा ड्राइंग है, उस अजीब से ड्राइंग को देख के बताना होता है कि कोई स्टोरी बनानी होती है और बताना होता है कि ये स्टोरी तुम क्यों बता रहे हो, क्या इसका मतलब है। ये सारी चीजें तुम बताओगे, इंटरप्रेट करोगे, एंड इन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स आई विल से दैट व्हाट इज देयर इन योर माइंड, हाउ योर पर्सनैलिटी इज। ये मैं एक्सेस करती हूँ। थीमेटिक अप्रिसिएशन परसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, TAT, यहाँ पे मैं तुम्हें पिक्चर्स दिखाऊंगी एंड तुम्हें स्टोरी बतानी होती है, दैट विल टेल अबाउट योर इनर मोटिव्स, ओके। तीसरा होता है पिक्चर फ्रस्ट्रेशन PF स्टडी, जहाँ पे मैं क्या करूंगी, डिफरेंट सिचुएशंस के पिक्चर्स दिखाऊंगी, कार्टून टाइप के पिक्चर्स, एंड उस पिक्चर्स को देख के तुम्हें बताना है कि इस सिचुएशन में तुम कैसा रिएक्ट करते। फ्रस्ट्रेटिंग टाइप के सिचुएशंस का पिक्चर होगा वो। DAPT यानी कि ड्रॉ पर्सन टेस्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट, DAPT एंड सेंटेंस कंप्लीशन, the whole thing is only important as a whole, but ये क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ रखा है 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ओके। सो DAPT क्या होता है, तो मैं बोलूंगी मैं कि एक पर्सन के वो ड्रॉ करो एंड उस ड्राइंग के बेसिस पे मैं जज करूंगी कि व्हाट इज देयर इन योर माइंड। एंड सेंटेंस कंप्लीशन मतलब एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होगा जिसको तुम फिनिश करोगे एंड दैट विल रिवील सम थिंग्स अबाउट योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज योर बिहेवियरल एनालिसिस, जहाँ पे मैं बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश करूंगी। तुम्हारे बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए मैं इंटरव्यू करूंगी, जो कि एक स्ट्रक्चर एंड प्रोफेशनल तरीके से होता है। ऑब्जर्वेशन करूंगी, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है, पर दोनों के थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं। दोनों को करने के लिए कुछ होते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग लगती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड मैच्योरिटी चाहिए, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये सारे तुम्हारे ड्रॉबैक्स हो जाएंगे। बिहेवियरल रेटिंग क्या होती है, मैं तुम्हारे बिहेवियर के बेसिस पे तुम्हें रेट करूंगी। इसके अंदर हैलो इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था एंड एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस, इसके अंदर मैं डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। नॉमिनेशन क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ग्रुप प्रोजेक्ट होता है, ओके एंड इस ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए मुझसे पूछोगे तुम कि मैम आप किसके टीम में जाओगे, मेरे टीम में या फिर मेरे टीम में, एंड मैं जाऊंगी इसके टीम में, तो तुम बोलोगे कि मैम मेरे टीम में क्यों नहीं आ रहे हो, राइट? सो दिस इज नॉमिनेशन, जहाँ पे हम नॉमिनेट कर रहे होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज योर सिचुएशनल टेस्ट, जहाँ पे मैं तुम्हें कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दूंगी एंड मैं तुम्हें पूछूंगी कि तुम कैसा फील कर रहे हो, राइट? एंड यू विल से ऑल दीज थिंग्स अबाउट मी, मैं तुम्हें ऑब्जर्व भी कर रही हूँ इन दैट ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड एंड आई विल गेट टू नो अबाउट योर बिहेवियर। क्लियर एवरीवन? सो बिहेवियर के बेसिस पे अभी हम पर्सनैलिटी को पढ़ रहे होते हैं, ओके। सो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर ऑफ सेल्फ एंड पर्सनालिटी। आई होप कोई डाउट नहीं रह गया है। अगर डाउट रह गया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन कनेक्ट मी इन द इंस्टाग्राम, दिस इज माय आईडी savi.ma'am करके सर्च कर सकते हो। एंड मैं हमेशा भूल जाती हूँ ये बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इफ दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। क्लियर एवरीवन? ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।